हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया है, तो आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी व्यक्ति को विद्युत शॉक लग जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रोक्यूटेड यानी कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो उसके लिए जो कृत्रिम श्वसन दिया जाता है उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन होता क्या है, और फिर अगर किसी व्यक्ति को विद्युत शॉक लग जाता है, मतलब विद्युत का झटका लग जाता है, तो उसे आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मतलब कि कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, तो बनावटी सांस देने का क्या मतलब होता है, उसको क्यों दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर क्यों आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दिए, जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है, मतलब किसी भी कारण से अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो ऐसा लगभग हर केसेस में देखा जाता है कि उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। वह खुद सांस लेने का प्रयास भी नहीं करता है और वो सांस ले भी नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या जाता है, इसके लिए घायल व्यक्ति को आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। और आपको पता है कृत्रिम श्वसन तब तक कराते हैं जब तक जो घायल व्यक्ति है, मतलब कि जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जब तक वह जिंदा है तब तक उसको कृत्रिम श्वसन कराएंगे, या उसका हृदय गति जब तक चल रहा है तब तक कराएंगे, या फिर जब तक वह प्राकृतिक श्वसन मतलब अपने आप से सांस लेना प्रारंभ न कर दे, या फिर चिकित्सक ना आ जाए, तब तक हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कराते रहते हैं। और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन वही व्यक्ति कराया सकता है जिसको इसकी जानकारी हो, मतलब इसके लिए हमको प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, अगर इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको विद्युत शॉक न लगा हो उसकी आवश्यकता होती है, और वो इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तब ये बी वाला व्यक्ति क्या करेगा, ए वाले व्यक्ति को आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मतलब कृत्रिम श्वसन कराएगा, और तब तक कराएगा जब तक वह व्यक्ति खुद से सांस लेना प्रारंभ न कर दे। और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के लिए जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, और अगर उसको हमको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मतलब कि कृत्रिम श्वसन कराना है, तो इसके लिए हमको 2 या 3 व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो प्रशिक्षित हो, मतलब जिनको इसके बारे में जानकारी हो। और प्रत्येक 10 मिनट के बाद, मतलब एक व्यक्ति 10 मिनट, फिर अगला व्यक्ति 10 मिनट, फिर अगला व्यक्ति 10 मिनट, इस प्रकार से 10-10 मिनट करके उसको हम कृत्रिम श्वसन कराते हैं, ताकि वह क्या हो, ताकि उसके जो श्वसन करने की प्रक्रिया है वो अपने आप मतलब प्राकृतिक रूप से होने लगे। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर सांस लेने में कठिनाई होता है, इसलिए घायल व्यक्ति को आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन दिया जाता है, और इसी को बोला जाता है कृत्रिम श्वसन। तो देखिए, कृत्रिम श्वसन की कई विधियां होती हैं, जैसे यहाँ पर मेन जो मेथड है उसको बता देंगे, बाकी उतने में ही आपका हो जाएगा। देखो, सबसे पहला आपका होता है जैसे सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि, और आगे भी कई मेथड होते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिल्वेस्टर मेथड होता क्या है, इसमें किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सिल्वेस्टर मेथड है, यह कृत्रिम श्वसन का एक तरीका होता है। सिल्वेस्टर मेथड में करते क्या है, सबसे पहले इसके स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि कई स्टेप में इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इस विधि में सबसे पहले हम रोगी के ऊपरी भाग के कपड़े उतार कर या ऊपरी भाग के कपड़े ढीले कर देते हैं, मतलब ऊपर के साइड जो भी कपड़े पहना रहता है उसको ढीला कर देते हैं, और रोगी को चित्त अवस्था में लिटा देते हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट करके उसको लिटा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद रोगी के कंधे के नीचे तकिया देना चाहिए। रोगी के दोनों हाथों को पीछे लाकर कोहनियों को जमीन से स्पर्श करवाएं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब रोगी के दोनों हाथों या बाहों को मोड़कर उसकी छाती पर चित्र के अनुसार उसको मोड़कर दबाना चाहिए, इससे हवा बाहर निकलती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर इस वाले फिगर में किस प्रकार से एक व्यक्ति उसके छाती को दबा रहा है ताकि अंदर की हवा जो है वो बाहर निकल आए। और ऐसा करने पर क्या होता है, रोगी को सांस आ जाता है और हवा बाहर निकलती है। और इस प्रकार दोनों क्रियाओं को 1 मिनट में 10 से 12 बार करना चाहिए। अब देखिए, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्वेस्टर मेथड में कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया कितनी बार करनी चाहिए।
तो यही आंसर है आपका 10 से 12 बार करना चाहिए। तो ये होता है आपका सिल्वेस्टर मेथड। बाकी यहाँ पर हमने जितना लिखा है आप उतना ही लिखेंगे एग्जाम में भी और अपने नोट्स में भी। अब देखिए आपका अगला मेथड है वो अगला विधि जो है वो है सेफर विधि। सेफर विधि में देख सकते हैं चित्र में कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया किया जाता है। सेफर विधि में क्या होता है, इस विधि में रोगी को औंधे मुंह लेटाया जाता है, मतलब कि मुंह जो होता है उसका नीचे की साइड होता है, इस प्रकार रोगी को लेटाया जाता है। अब देखिए बाहों को सिर की तरफ करके रखा जाता है और इस विधि में रोगी के ऊपर ऊपरी भाग के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। अब जो वो वस्त्र पहना रहता है अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसको ढीला कर देना चाहिए। अब सहायक व्यक्ति को रोगी की पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप चित्र में दूसरे वाले इस चित्र में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से क्या करना चाहिए, रोगी की पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। अब देखिए जिससे रोगी के फेफड़े की हवा बाहर निकल जाती है, यह हवा नाक के रास्ते बाहर निकलती है। अब सहायक अपने हाथों को पसलियों से हटाकर रोगी की पीठ को दबाना चाहिए और ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं 1 मिनट में 10 से 12 बार करना चाहिए, जब तक कि स्वाभाविक सांस आना शुरू न हो जाए। तो ये सेफर मेथड जो होता है इसको भी 10 से 12 बार करना चाहिए और जिस इसके स्टेप्स हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको करना चाहिए। अब देखिए जो अगला मेथड है कृत्रिम श्वसन का, अगला मेथड है वो है माउथ टू माउथ मेथड, मतलब मुंह से मुंह में श्वसन की विधि। देखिए जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर जो सबसे ज़्यादा विधि अपनाई जाती है वो होता है माउथ टू माउथ मेथड, मतलब कि यह विद्युत झटका से उपचार की सबसे अच्छा विधि माना जाता है। और देखिए इसको अच्छा विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि बाकी मेथड में क्या होता है उसके शरीर पर हमको क्या करना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है, कभी मतलब छाती पे, कभी पीछे की साइड, मतलब हड्डी की पसलियों पर डालना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, अगर रोगी की जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और उसकी त्वचा जल गई है, अगर उसकी त्वचा जल गई है तो उस स्थिति में यह विधि जो होता है बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर उसके सीने में, हाथ में या पैरों में चोट लगी हो तो उस अवस्था में यह विधि सबसे अच्छा होता है। इस विधि में देखिए किया क्या जाता है, इसमें क्या होता है कृत्रिम श्वसन जो होता है मुंह के द्वारा कराया जाता है और जब रोगी की सांस न चल रही हो तो कृत्रिम श्वसन हम मुंह के द्वारा कराते हैं। और देखिए माउथ टू माउथ जो मेथड होता है इस किस प्रकार से किया जाता है, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है एक, ये इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए और बी व्यक्ति क्या करेगा, इसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराएगा। तो जो बी वाला व्यक्ति होगा वो अपने मुंह से अपना मुंह जो है ए वाले जो अब पहला वाला व्यक्ति होगा उसमें अपना मुंह कसकर लगाएगा और अपने फेफड़ों में क्या करेगा, जोर से हवा भरेगा और मुंह में दबाव कम करके दूसरे वाले जो व्यक्ति होगा उसको उसके मुंह में अपने हवा को बाहर निकालने देगा। तो इस प्रकार से यह क्रिया जो होता है 3 से 4 सेकंड के अंतर से दोहराया जाता है और लगातार इसको 10 मिनट तक करते रहना चाहिए। तो यह जो होता है यह सबसे सरल विधि होता है और अन्य विधियों की अपेक्षा इसको आसानी से किया भी जा सकता है और तुरंत इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये होता है आपका माउथ टू माउथ मेथड। अब देखिए एक और मेथड होता है उसका नाम है होल्गर नील्सन मेथड। ये भी आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का एक मेथड है और जो होल्गर नील्सन मेथड होता है इसमें क्या होता है, कृत्रिम श्वास लेने के लिए व्यक्ति के सीने को भूमि और पीठ के बीच में दबाया जाता है और हाथ उठाकर सीने को ढीला छोड़कर फेफड़ों से हवा जो है भरी जाती है। इस विधि में क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है और हृदय में जाने वाले रक्त में ऑक्सीजन का संचार जो होता है भली भांति हो जाता है और कृत्रिम श्वास लेने वाले व्यक्तियों के हृदय में जल्दी से ऑक्सीजन का पहुंचना आवश्यक होता है और नहीं तो उसका मस्तिष्क जो होता है ऑक्सीजन के बगैर कार्य करना बंद कर देता है। तो ये होता है आपका होल्गर नील्सन मेथड। बाकी आपकी बुक में पूरे डिटेल में दिया गया होगा, वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है कि होल्गर नील्सन मेथड होता क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अब आज के इस सेशन के साथ आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर को हमने काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको बता दिया। अब एक वीडियो हम और इस पर ला देंगे बाद में कि इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया टूल्स, एसेसरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, इसको बता दिया।
नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बता दिया, जिसमें आपको मैंने 25 से ज़्यादा रूल, शायद 28 रूल बताए हैं, और बाकी रूल्स है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं बताया है। और देखिए अगला है आपका सेफ्टी कोड, इसको भी बता दिए हैं। कासेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, इसको भी आपको बता चुके हैं। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन, ये आज का ही टॉपिक था जिसको समाप्त कर दिए हैं। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन होता क्या है, इसके 4 विधियाँ होती हैं, यही आपको इसमें पढ़ना था। और अगला है आपका वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस, अगर किसी इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रिकल साइट पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ये आपका टॉपिक था। तो इसी के साथ आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आपका UEE स्टार्ट करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर में आएंगे, मतलब कि इसके बाद अब इसका हम दूसरा चैप्टर देखेंगे जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है, और इसके बाद तीसरा। 3 चैप्टर हैं ही, तो धीरे धीरे करके पढ़ाते रहेंगे, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इस वीडियो के माध्यम से ही नोट्स बनाइए, नोट्स हम अलग से प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।